हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 5 दिसंबर को आया था, पहली शिफ्ट का। ठीक है ना। इसमें आपकी कई पोस्ट थी, जैसे छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी कई पोस्ट। तो चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द में संधि है। इसमें हम अभी हिंदी को देखेंगे, बाकी जीके अलग से वीडियो आएगी। ठीक है ना। यथेष्ट शब्द में संधि है। यथेष्ट, यथा प्लस ईस्ट होता है। यथा प्लस ईस्ट होता है। ठीक है ना। यथा प्लस ईस्ट होता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा यथेष्ट। ठीक ना। अब ये हमारा यथेष्ट हो गया। अब देखो, अब इसका संधि का पता करूं मैं, तो यथा आ प्लस ई, तो ये ए बना देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बनेगा, तो ये यथेष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं इसे कैसे समझा, ये माइंड में आना चाहिए आपके। तो देखो, ये होगा आपका गुण संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यथा, अगर मैं बात करूं इसका प्रथम शब्द, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे प्रथम अगर मैं बोलूँ तो ठीक ना, प्रथम शब्द यहाँ पे अगर अ आए, जैसे यथा आ, इन्हें यथा, जैसे राज, अगर यहाँ पे राज जैसे राजेश होता है, तो राज प्लस ईस होता है ना, राज, आ रहा है। अगर यहाँ पे अ आए और आ आए, अ और आए और आ आए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को ई है, इसको आप बोल लो अंतिम शब्द। ठीक है। यहाँ पे को अगर ई आए, या आपकी बड़ी ई आए, या आपका छोटा ऊ आए, या बड़ा ऊ आए, या आपकी यहाँ पे को री आ जाए, री आ जाए, री। ठीक है ना। तो यह क्या है आपकी, यह है आपकी गुण संधि। अभी बताता हूँ आगे जाके ये ए कब बनेगा, ओ कब बनेगा, ठीक है ना, और री कब बनेगा। क्योंकि अब देख लेते हैं, बात आई है हमारी संधि की, तो पूरी संधि इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं हमारा संधि, संधि। ठीक ना, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तभी, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। देखो संधि, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, दो वर्णों का जब मेल होता है आपका, तो उससे जो आपका परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को आप संधि कहोगे। अब देखो संधि, एक बात याद रखना, संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। ध्वनियों का मेल है। और समास, इसी से समास भी रिलेट कर लो। समास क्या है आपका, शब्दों का मेल है। क्या है, शब्दों का मेल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो देखो आप, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भैया, संधि के प्रकार भी देख लो फिर। ठीक है ना। अब इतना देख ही लिया, तो इसके प्रकार के लिए भी आप रुक जाओ। ठीक है। तो देखो, इसके होते हैं आपके 3 प्रकार। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया, ये हो गया आपका स्वर संधि, ठीक है ना, ये हो गया आपका व्यंजन संधि, ये हो गया आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखो, अब स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार कह रहा हूँ, 5 प्रकार। ठीक है ना, 5। चलो देखते हैं फिर स्वर संधि के प्रकार। एक हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, दीर्घ, नाम से ही पता लग रहा होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है ना। गुण, गुण संधि। ठीक है ना। फिर आता है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है ना, वृद्धि संधि। बाकी यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ ना। वृद्धि संधि के बाद आएगा आपका यण संधि, यण संधि। देखो 4 तो यहीं पे लिखे हैं, एक आपने खुद सोचना है, अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक ना, ये प्रकार है। बाकी अभी हमारा जो प्रश्न है वह है हमारा जो है स्वर संधि से, तो इन पूरे सभी को स्वर संधि देख लेते हैं। तो देखो स्वर संधि को आप कैसे परिभाषित करते हो, तो देखो क्या होता है स्वर संधि, जब दो स्वरों का मेल हो और जो परिवर्तन आता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक स्वर है, ठीक है ना, एक स्वर के साथ अगर दूसरा स्वर जुड़ता है तो जो बदलाव आता है, कहने का मतलब है एक स्वर के साथ, एक स्वर के साथ दूसरा स्वर जुड़ेगा तो जो बदलाव आएगा उसी को हम कह देंगे भैया स्वर संधि। ये सीधी सी परिभाषा है। अब भैया व्यंजन की परिभाषा, तो इससे आप रिलेट कर लो, स्वर की जगह व्यंजन रख दो, अगर व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो जो बदलाव आएगा व्यंजन संधि कहलाएगा वो। ठीक है। अब देखो पहले देखते हैं हमारा दीर्घ संधि। ठीक है ना, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि देखो, कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आए बीच में, अगर बीच की बात करो, अब बड़ी मात्रा आए बीच में, तो वह क्या है आपकी, वह है आपकी दीर्घ संधि। अब इसमें अपवाद में नहीं जाऊंगा मैं, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाएंगे। ठीक है ना। जहाँ पर बड़ी मात्रा आए बीच में वह दीर्घ संधि है। जैसे स्वार्थी,
जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दिया स्वार्थी, स्वार्थी, ठीक है ना। अब देखो स्वार्थी मैंने लिख दिया। अब देखो तो स्व आ, बीच में क्या आ रहा है, आ रहा है, बीच में आ रहा है, बड़ी मात्रा है। दीर्घ का मतलब ही जब बड़ा होता है तो समझ लो बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है ना। स्व आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया देवालय, देवालय, यहाँ पे भी देवा आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। अब मान लो मैंने लिख दिया गिरीश, ठीक है ना, गिरीश, ठीक ना। तो गिरीश लिख दिया तो बीच में क्या आ रहा है, गिर ई बीच में आ रहा है हमारा ई, गिरी ई, बड़ी मात्रा आ रही गिरीश, ठीक ना। और अगर मैंने लिख दिया लघुत्तर, लघुत्तर यहाँ पे लिख देता हूँ लघुत्तर, तो लघु ऊ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सी मात्रा आ रही है, लघु ऊ, लघुत्तर, ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है हमारा, तो क्या है, बड़ी मात्रा है। अब मैंने कहीं पे रविंद्र लिख दिया, रवि ई, रवि, तो बीच में क्या आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, तो क्या है, दीर्घ संधि है। इसको आप दीर्घ संधि को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पे देखते हैं हम गुण संधि, ठीक है ना। गुण संधि में मैं थोड़ा आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो इन सभी को मिटाते हैं, थोड़ा बहुत जो लिखा है आपके समझने के लिए उन्हें रहने देते हैं, ठीक है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, देखो गुण संधि यहाँ पे को देखो, गुण संधि में देखो अगर आपका, चलो पहले लिख दे रहा हूँ अ और आ बराबर, ठीक है ना, बराबर लिख दिया ई और ई, ठीक है ना, ई और ई, कॉमा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है ना, बड़ा ऊ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया री, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझना, ठीक है ना। जब ये अ और आ, मतलब कहने का मतलब है अ प्लस और ये ई, ये वाली ई मिलेगी तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे अगर ये आ और ई मिलेगी फिर क्या बनेगा, फिर भी हमारा ए ही बनेगा। ये बात ध्यान में रखो, ये दोनों में से जब आपका ये दोनों से मिलेगा तो ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। जब ये दोनों इन दो ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, अ प्लस ऊ, तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ओ, क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ, ठीक है, ध्यान में देना, ओ बनेगा। जब ये आ जो है ये री से मिलेगा तो क्या बनेगा, आ री, तो ये बनेगा अर, क्या बनता है, र, र मैं जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत झटके में बोल रहा हूँ, तो क्या हलंत लगे, अर, ठीक है ना, अर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके बेसिक्स हैं। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, गुण संधि की हम बात कर रहे हैं, प्रश्न भी उसी का, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहीं पे मैंने लिख दिया आपका राजेंद्र, राज प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, राजेंद्र होता है, ठीक है ना। राजे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो पहले में आ रहा है तो यहीं से आपको पता चल गया, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ई है, और ई क्या बनाते हैं, हमारा ए बनाते हैं, तो भैया राज्य ए हो जाएगा ना, राज्य ए, राजेंद्र हो जाएगा। ये यहाँ पे लग गई एक ही मात्रा, ये हो गया आपका राजेंद्र, ठीक है ना। जैसे राज्य, जैसे आपका राजेश हो गया तो क्या होगा, राज प्लस ईस, यानी जो और ई, बड़ी ई मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। जैसे सूर्योदय, ये शब्द देख लो आप, इस कलर से लिखता हूँ, सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है ना। अब सूर्योदय लिख दिया आपने, आपने सूर्योदय लिख दिया तो उसका आपका संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, उदय, सूर्य, सूर्य, मतलब सबसे पहले आ रहा है आपका अ, ऊ अ प्लस ऊ मिलेगा तो ओ बना देगा ये ओ, तो ओ की मात्रा लगोगे सूर्योदय, सूर्योदय हो जाएगा ये। अब देखो वैसा ही होता है आपका राजश्री, राज प्लस ऋषि होता है आपका राजश्री, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर नहीं, और भी देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि आपको आसान है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, वृद्धि संधि यहाँ पे को करके, ठीक है। वृद्धि संधि क्या होती है, बस मात्रा डबल हो जाती है। जैसे मैंने लिख दिया सदैव, सदैव, तो यहाँ पे देखो मात्रा डबल हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया और कोई शब्द हितैषी, हितैषी, दूसरी मात्रा हो गई, ये यहाँ पे 100 कर दो, हितैषी, ठीक है ना, डबल हो गई मात्रा, ठीक है। तथैव, मतलब क्या है, जो मात्रा पहले सिंगल होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है ना, एक, ठीक है ना, मात्रा डबल हो जाएगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब बात करते हैं हम आपका यण संधि का,
ठीक है ना। यण संधि की बात करते हैं, ये है आपकी यण संधि, ठीक ना। अब यण संधि क्या होती है, देखो कोई ना कोई शब्द अधूरा रह गया होगा, सीधी सी बात है। यण संधि का आप ऐसे समझो इसे, कोई ना कोई शब्द अधूरा रह गया हो गया। जैसे आपका अति धन आवश्यक क्या होता है, अत्यावश्यक होता है। अब मैंने लिख दिया भैया अत्यावश्यक, ठीक ना, अत्यावश्यक कहते नहीं, ये वस्तु बहुत अत्यावश्यक है, ठीक है, अत्यावश्यक। तो आप देखो कोई ना कोई शब्द आपका अधूरा रह जा रहा है। जैसे अन्वय होता है, अन्वय, तो इसमें क्या है आपका नौ अधूरा रह जा रहा है, अन्वय, ठीक है ना। और कौन कौन से शब्द हैं अधूरे वाले, अन्वय, और कौन कौन से आते हैं, अत्याधिक, ठीक है ना, अत्याधिक, ठीक ना। अत्याधिक भी तो आप में जो है आधा तो रह जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द आधे आते हैं, य आता है, वो आता है, रो आता है, ठीक है ना। ये अधिकतर आने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो नौ भी आता है, अन्वय देखो आधा आ रहा है। तो यण संधि में कोई ना कोई शब्द अधूरा रह जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देख लो एक और संधि बची हमारी अयादि संधि, ठीक ना। हमने दीर्घ देख लिया, वृद्धि देख लिया, गुण देख लिया, यण देख लिया, तो बची अयादि संधि, ठीक है ना। अयादि, अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि में हमारा अय आता है, देखो अय आता है, अन आता है। अब अय अन कैसे आएगा, देखो सीधी सी बात, कहीं पे आपको दिख जाए, जैसे आपने सुना होगा नयन, नयन को अगर मैं तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, ने धन अन, ने धन अन, ये अन आ रहा है, तो ये आपका कौन सा अयादि संधि है। जैसे मैंने पवन लिख दिया, पवन, ठीक है ना, पवन, ये हो जाएगा पो धन अन, अन पवन, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये पो धन अन आ रहा है। जैसे चयन हो गया, चे धन अन, तो ये क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चलो चीज़ें समझ गए, बाकी सारी चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में जब हम आपका हिंदी देखेंगे, ठीक है। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो आपको बहुत मदद करते हैं अगर आप पूरा उन्हें डिटेल में पढ़ो तो, ठीक है ना। अब निम्न में से दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है, दोनों का प्रतिकार है। तो आप सभी को अगर पता होगा कि जो मंगलेश डबराल जी की जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो एक आपातकाल को दर्शाती हैं, ठीक है ना। मतलब एक चिन्हित युग जो आपका नक्सलवाद, ठीक है ना, और जो छात्रों के जीवन की अशांति को स्पष्ट देखा जा सकता है जब आप इनके जो भी रचनाओं को, ठीक है, देखोगे तो, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल, ठीक है ना। अब जो मैंने आपसे बोला अगर आप उसे रिलेट कर पाते हो तो आप बिल्कुल सही दिशा की ओर पढ़ रहे हो, ठीक है ना। देखो अब देखो इनका निधन हुआ है, हाल ही में ही हुआ है, सन 2020 में हुआ था इनका निधन, ठीक है। मैं लगभग वो न्यूज़ देख ही रहा था, इनका कोरोना से निधन हो गया था, ठीक है ना। अब देखो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका टिहरी गढ़वाल में। कहाँ हुआ था, टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है ना। टिहरी गढ़वाल में हुआ था। अब इनके काव्य संग्रह याद रखना आप, ठीक है ना। अब मैं काव्य संग्रह बोल रहा हूँ तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गद्य और पद्य क्या होता है, क्योंकि जब आप पद्य बोलते हो तो उसी में आपके काव्य भी आ जाते हैं, उसी को आप काव्य संग्रह भी कहते हो, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि अब ये काव्य संग्रह बोल रहा हूँ तो काव्य होता क्या है, जैसे कविता हो गई आपकी, गीत हो गया, गाना हो गया, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। समझ गए काव्य संग्रह क्या होता है, ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, इस पद्य को ही आप काव्य कह देते हो, ठीक है ना। अब देखो गद्य में आता है आपका कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। पद्य जिसमें आता है आपका कविता, गीत और गाने। देखो आप कहानी को तो सीधा सीधा बोल लोगे तो उसमें अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उपन्यास भी आप सीधे सीधे बता दोगे, उसमें भी अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप एक काव्य को बताओगे तो काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, जब अलंकार को आप परिभाषित करते हो तो कैसे करते हो, अलंकार का मतलब होता है भैया आभूषण, लेकिन आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसी को अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात। देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, अलंकार में आ गया, कहीं टॉपिक से भटक रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इनकी रचना देखते हैं, बाकी आप चीज़ें याद में रखेंगे, ठीक है। तो देखो इनका जो काव्य संग्रह है याद रखना, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है ना, ये याद रखना, पहाड़ पर लालटेन, और घर का रास्ता, घर का रास्ता,
ठीक है ना, घर का रास्ता। और इनके संग्रह याद रखने हैं आपको। हम जो देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, हम जो देखते हैं। अभी तो फिलहाल आप मेरा चैनल देख रहे हो, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है ना। अब ये हम जो देखते हैं, इनमें इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, इतना आपको याद रखना है। कब मिला था? सन 2000 में मिला था, हम जो देखते हैं के लिए, ठीक है ना। और नए युग के शत्रु, एक और याद रखना है आपके, नए युग के शत्रु, नए युग के शत्रु। देखो थोड़ी सी अगर मेरी लेख आपको लगेगा कि अरे यार सर की लेख क्या बुरी है, तो सच बता रहा हूँ बुरी है, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब देखो, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, सीधी सी बात है, इसमें आपका अलंकार होगा यमक, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर आपने डायरेक्ट यमक बता दिया, क्यों, कैसे बताया? तो ये आपको पता होना चाहिए, यमक का अर्थ होता है दो। यमक का अर्थ होता है भैया दो, और दो का मतलब, यानी एक ही शब्द अगर दो बार आए उसको आप यमक अलंकार कह देते हो। एक ही शब्द अगर दो बार आएगा, एक ही शब्द अगर दो बार आएगा तो उसको आप क्या कहोगे? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा घमंड घटा, ठीक ना। तो हो गया, ये दो बार आ गया, तो क्या है हमारा? यमक अलंकार है। जैसे आप कहते हो कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक। देखो एक ही शब्द दो बार आए तो उसे आप क्या कह दोगे? यमक अलंकार कह दोगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये बात हो गई। चलो अलंकार भी आप पूरे ही देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो अलंकार में हेडिंग डाल लेता हूँ, अलंकार, ठीक है ना, अलंकार, ठीक है ना। अलंकार, आप सभी को पता अलंकार कितने प्रकार के होते हैं भैया? यहाँ पे लिखोगे आप दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थालंकार मेनली, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे को लिखता हूँ, शब्द अलंकार, यहाँ पे मैं सिर्फ शब्द लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अर्थालंकार होता है तो अर्थ लिख दे रहा हूँ। अब आप सभी को पता है, ठीक है ना, शब्द अलंकार के कितने पार्ट होते हैं भैया? वो होते हैं आपके तीन, ठीक है ना। तीन कौन कौन से? ऐसे कर लो, इन्हें यहाँ निकाल दो, इसको यहाँ कर दो। तीन कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार, और यमक अलंकार, यमक अलंकार, और अगर मैं बोलूं तो आप कहोगे सर श्लेष अलंकार, ठीक है ना, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखो अर्थालंकार भी देख लेते हैं फिर साथ ही साथ। तो देखो अर्थालंकार में आएगा आपका, यहाँ से करते हैं, अर्थालंकार में आते हैं, जैसे उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उपमा देख लो, उपमा अलंकार हो गया, रूपक, रूपक, ठीक है ना, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशोक्ति हो गया, विभावना हो गया, संदेह हो गया, असंगति हो गया, मानवीकरण हो गया। ये सभी क्या है? अर्थालंकार के पार्ट हैं। अब देख लो अलंकार को परिभाषित कैसे करते हो आप। अभी मैंने पिछले में आपको बताया आप कैसे परिभाषित करते हो। भैया अलंकार क्या है? आभूषण है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, सीधी सी बात। आप शब्दालंकार को भी देख लो फिर फटाफट से, ठीक है ना। शब्द अलंकार भैया, जहाँ पे आपके अलंकार शब्द शब्द में हो उसे शब्द अलंकार कहेंगे। अब अर्थालंकार, जहाँ पे अलंकार जो अर्थ में दिए हो उसे अर्थालंकार कहेंगे, सीधी सी बात, कोई डाउट नहीं है। अब देख लो अनुप्रास को भी देख लेते हैं, ये तो बहुत हैं, तो पहले अनुप्रास को देख लेते हैं, ठीक है ना। अनुप्रास को, अनुप्रास अलंकार, जैसे एक जो वर्ण बार बार आता है ना उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप कहते नहीं हो, बचपन में कहते थे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चांद की कह रहा हूँ, तो मेरे को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, कुछ ऐसा ही था ना। तो वो क्या है आपका भैया, उसमें कौन सा अलंकार है? अब देखो एक ही जहाँ पे वर्ण बार बार आ रहा है, चौ चौ आ रहा है, चंदू के चाचा ने चौ 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 चौ, भैया चौ चौ ही आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या अनुप्रास अलंकार है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे आ गया, चलो इससे आप समझ गए होंगे, काफ़ी रिलेटेबल आपका उदाहरण है ये चंदू के चाचा वाला। यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। तो देखो यमक अलंकार का अर्थ होता है दो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक थे सौगुनी, तो इसमें तो आप कुछ बताना नहीं है। श्लेष, तो श्लेष में आ जाते हैं। श्लेष का अर्थ होता है भैया चिपका हुआ, ये याद रखेंगे, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है ना। चिपका हो मतलब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, उसका अर्थ अलग होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने बोला कहीं पर, मैंने कह दिया चना, ठीक है ना, कहीं पे चना कह दिया, तो इस चने का मतलब कहीं
एक शब्द में अलग होगा, जैसे एक है आपका पानी गयो ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है ना, ये है आपका मतलब क्या पानी वहाँ पे अलग है, ठीक है ना, और मोती के लिए भी अलग आया है, ठीक है ना, कहने का मतलब है एक ही शब्द के लिए अलग अलग आपके अर्थ होते हैं, ठीक है ना। समझ गए, इसको आप समझ गए होंगे, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस पेपर कर ले रहे हैं, जो जो याद आएगा उसको हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो गया दृष्टव्य, वांग्मय, सन्यासी। तो देखो इसमें ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो गया। मेरे ख्याल से आयोग ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है इसमें, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे हमारा ऊपर वाला भी आंसर देखने को मिलता है, लेकिन जो ये वाला आंसर है ये मुझे करेक्ट लगता है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि इस दृष्टव्य का जो मतलब होता है ना, क्या होता है इस दृष्टव्य का मतलब, आपको नाम में ही दृष्टि दिख रहा होगा, दृष्टि जैसा कुछ, ठीक है ना। तो आप इसी से ही देखो, शब्द को तोड़ोगे ना तो उसको आप अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने पढ़ा दृष्टव्य, अब मैंने देखा यार इसमें तो दृष्टव्य में कुछ देखने वाला लग रहा है, तो हाँ आप सही सोच रहे हो। दृष्टव्य का मतलब क्या होता है भैया, जो देखने लायक हो, मतलब दिखाई देने वाला, ठीक है ना, दिखाई देने वाला, इसका मतलब ये होता है दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। अब भैया दिखाई देने वाला है तो दिखाने लायक भी होगा, इसका मतलब दिखाने लायक भी होगा, दिखाने लायक, ठीक है ना, दिखाने लायक, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब मैं अगर सन्यासी, सन्यासी की वर्तनी अगर मैं शुद्ध करूँ तो कैसे शुद्ध होगी भैया, यहाँ पे एक बिंदु लगा दो। अब ये सन्यासी हमारा बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना, इतना सही काम था सन्यासी में। वांग्मय कैसे लिखते हैं देखो, वांगमय, वांगमय, ठीक है ना, वांगमय ऐसे लिखा जाता है वांगमय को, ठीक है। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ है, तो देखो संक्षेपण का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपका, अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो आपका इसका अर्थ होता है कम से कम शब्दों में अपनी मुख्य मुख्य बातें जो है ना वो कह दो, ठीक है ना, कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कह दो। वो होता नहीं है ना, पहाड़ी में कहते हो यार क्या बवाल कटाई कर रहा है, तो ना सीधे सीधे बोलो, तो यही होता है भैया। वो इसका मतलब ही यही समझ लो कि वो कहना चाह रहा है भैया संक्षेपण में बताओ, मतलब कम से कम समय में मुख्य मुख्य बातें बता दो। तो इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, यह हो जाएगा अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। जैसे अब जैसे लेख है, कोई आपकी टिप्पणी है, निबंध है, तो क्या करोगे आप उन सभी का, आप क्या करोगे भैया, संक्षेपण करोगे और क्या निकालोगे, निबंध का सार निकालोगे। क्या निकालोगे, सबका सार निकालोगे, सार निकालोगे, ठीक ना। एक सार नहीं निकालते हम, आपने लेख देखा, टिप्पणी देखी, निबंध पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे, आप उन सभी का एक सार निकाल दो, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका संक्षेपण, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब देखो मैं सारांश, बार बार अगर मैं सारांश की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा सारांश के बारे में, ठीक है ना, 10वीं कक्षा में, 8वीं 7वीं 6ठी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सारांश आता है। अब सारांश का मतलब यही समझ लो यार, 100 शब्द है, 100 में से अगर तुमने 50 भी लिख दिए तो मतलब एक तुमने उसका सारांश लिख दिया, ठीक है ना, आधा सारांश होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा, ठीक ना। तो देखो जो आपका दूत का अर्थ है संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा, कुछ छूटा तो नहीं ना हमसे, कुछ नहीं छूटा, चलो। तो देखो इसका अर्थ होता है आपका, जो द्यूत का अर्थ होता है भैया वो होता है आपका जुआ, जुआ। क्योंकि और शुद्ध अर्थ अगर मैं इसका द्यूत का बताऊं तो मतलब वह खेल जिसमें दाव लगाया जाए, वह खेल जिसमें दाव लगाया जाए, वह खेल जिसमें दाव लगाया जाए। अब भैया अगर तुम दाव लगाओगे तो जीतोगे भी, हारोगे भी। अगर हारोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो जुआ, यही तो हुआ ना जुआ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं हमारा, सीधा सा इसका सही आंसर हो जाएगा सटीक ऑप्शन सी, क्रिया के साथ, ठीक है ना। किसके साथ, क्रिया के साथ, ठीक है ना। देखो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के धातु रूप से प्रयुक्त होकर
जो है संज्ञा का ना, संज्ञा का विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, अब मैंने लिख दिया आपका लड़ाई, लड़ाई। ठीक है ना, अब लड़ाई में आपका क्या है, ठीक है ना, जो लड़ है ना वो क्रिया है, वो लड़ क्या है आपकी, ये लड़ वो क्रिया है, प्लस जो आई है, आई क्या है आपका, आई अगर मैं इसमें आई लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लड़ाई। क्या हो जाएगा, लड़ाई। ठीक है ना, लड़ाई। ठीक है ना, लड़ाई। देखो लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो क्या हो गया, ये लड़ाई क्या है आपके, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, संज्ञा शब्द है। तो क्या बन रहा है भैया, कृदंत क्या होते हैं, सीधी सी परिभाषा, जो कृदंत वो होते हैं जो प्रत्येक क्रिया के धातु रूप को प्रयुक्त होकर संज्ञा या विशेषण के शब्दों का अलग से निर्माण करते हैं। इसने कर दिया ना निर्माण, लड़ाई निर्माण कर दिया इसने, लड़ प्लस आई को मिलाया तो ये लड़ाई हो गया। और लड़ाई क्या है भैया, इसने एक संज्ञा का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, इसमें लड़ क्या है, लड़ा है आपका क्रिया का धातु रूप। ठीक है, इसको आप, आशा करता हूँ इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और अपनी बात रखा करो। ठीक है ना, मैं वीडियो बना देता हूँ 40, वैसे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो लंबी बन जाती है, क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा बताते जाऊँ। ठीक है ना, क्योंकि जितना मेरे माइंड में आते जाएगा मैं बताते जाऊँगा, फिर क्या होता है लोग हो जाते हैं बोर। ठीक है ना, बोर हो जाते हैं। और कमेंट तो कोई करता नहीं है, कमेंट बताया करो, मुझे भी तो पता चले मैं यार सही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी किसी बच्चे का अलग थॉट होता है, कोई बच्चा छोड़ता है, अच्छा है सर ने तो उसका बताया था यार, जो आपका है काव्य है वो आपका गद्य और पद्य में से एक बताया था, क्या ऐसा सही है? अगर नहीं है तो भैया कमेंट करो, मुझे भी तो आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, आप भी मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अच्छा सर आपने गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया है, मतलब अपनी बात रखो, अपना फीडबैक दो। अपना अगर फीडबैक दोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार इस बच्चे ने मुझे बोला है। ठीक है ना, तो अपना फीडबैक दो। ठीक है, और पढ़ते रहा करो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो यार पढ़ते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करते हो तो वो तुम्हारी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो ना। अब मैं वो डेली चिल्लाता रहूँ कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपके एक मन में एक भाव उत्पन्न होगा, तो आप भी कहोगे यार सर मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो यही हैं चीज़ें ना। तो चलो अब हम देखते हैं जो है मुद्दई का अर्थ है। ठीक है? तो इसका अर्थ होता है, देखो मुद्दई का जो अर्थ होता है ना, वह होता है आपका दावा करने वाला। अब दावा जो करने वाला व्यक्ति होगा, अब जो दावा करने वाला व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, वो वादी होगा। क्या होगा, वादी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वादी होगा। जो भी दावा करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वादी होगा। मतलब कहने का मतलब है वह जो किसी चीज़ पे अपना भैया दावा कर दे या अधिकार प्रकट कर दे, ठीक है ना, उसी को आप वादी कहोगे। ठीक है ना, या तो मुद्दे ही कह दो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे क्यों। ठीक है, अब देखो कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। सीधी से आप तो इसे आंख बंद करके लगा दोगे, आंख बंद करके तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई आ रहा है, कोई कोई आ रहा है भैया, कोई कौन आ रहा है ये निश्चित है, नहीं निश्चित है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई आ रहा है भैया, कहते नहीं हो कोई आ रहा है, जा ये कॉपी लेके जा और ये किसी को दे दे। अब किसी को देने का क्या मतलब है, कुछ निश्चित है वो किसको देना है, राम मोहन सोहन किसी को देना है, कुछ निश्चित है नहीं है। हम कह रहे हैं जा एक किताब लेके जा और किसी को दे दे। किसी का मतलब क्या है भैया, कुछ निश्चित ही नहीं है। तो इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक वाक्य है कोई। जैसे अनिश्चयवाचक वाक्य में आप ध्यान रखना, कुछ आ जाए, कुछ कहते नहीं है कोई, आप सभी अपने दोस्तों से कहते होंगे अरे यार चलो कुछ खा लेते हैं। अब क्या कुछ निश्चित होता है, क्या खा रहे हो, या तो आप कहो चलो राइस खा लेते हैं, वो बात अलग है। आप कह रहे हो चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, वो अनिश्चयवाचक है, मतलब कुछ निश्चित किया ही नहीं है आपने कि क्या खाना है। कुछ आ गया, किसी आ गया, किसी आ गया, ये कोई तो है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई शब्द आ गए। ठीक है ना, मतलब ये क्या निश्चित नहीं है। अनिश्चय का, जहाँ पे अनिश्चयता का बोध होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, बाकी इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से फारसी शब्द है, तो भैया फारसी शब्द होगा इसमें आपका हजार। ठीक है ना, हजार होगा। गरीब, रईस, अमीर, मतलब, फर्ज, इश्क, शक,
खरीद, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब है आपके फारसी शब्द है। क्या क्या बोला मैंने, गरीब, रईस, अमीर, मतलब, फर्ज, इश्क और खरीद, और बाद में क्या बोला, शक। शक भी आपका क्या है, फारसी शब्द है। कहते नहीं बहुत शक करता है भैया ये सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका फारसी शब्द, ठीक है ना। ठीक है, और आदमी, आदमी क्या है भैया, आदमी है अरबी भाषा का शब्द है आदमी, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, प्रस्तावना जिसको आप कहते हो भूमिका, भूमिका भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है ना, भूमिका, भूमिका, प्रस्ताव को, प्रस्ताव, ठीक है ना, आमुख, आमुख भी कह सकते हो, आमुख, ठीक है ना, आमुख। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ये है प्राक कथन, ठीक है ना, प्राक कथन, ठीक है ना। चलो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलो सभी को देख लेते हैं। आपको पता है वल्लभ का मतलब क्या होता है, वल्लभ का मतलब होता है अत्यंत प्रिय, ठीक है ना, जो मतलब बहुत ही आपका प्रिय होगा, ठीक है ना, अत्यंत प्रिय होता है वल्लभ का मतलब। और शर का मतलब क्या होता है, शर आपने सुना होगा, शर, शर का मतलब होता है भैया बाण, बाण यानी तीर, ठीक है, तीर, ठीक है ना, तीर, ठीक है ना। और अभ्यर्थना का जो मतलब होता है, अभ्यर्थना मतलब देखो लास्ट में थना, जैसे प्रार्थना ये सभी आता है ना, तो इसका मतलब होता है अनुरोध, ठीक है ना। अभ्यर्थना का मतलब होता है अनुरोध, ठीक है ना। अगर आप तोड़ोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर जैसा मिलेगा, ठीक है ना। अनुरोध, अनुरोध को क्या कह सकते हो आप, विनती कह सकते हो, विनती, ठीक है ना। याचना या मांग करना, ठीक है ना, मांग कर रहे हो तो मतलब समझ गए आप, ठीक है। चलो समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता, ठीक है ना, से प्रयोग किया जाता है, बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो भैया वो प्रयोग किया जाता है ना आपका उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो आगे आता है भैया उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जो आगे लगता है शब्द के उसे क्या कहेंगे हम, उपसर्ग कह देंगे। अब मुझे बताओ प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होगा, देखो, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है उपसर्ग। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, देखो, जैसे अगर उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कार है, कार के आगे में उपसर्ग लगा दूं उप, तो क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब इसका मतलब देखो, जो विलोम शब्दों में निर्माण का प्रयोग होता है उपसर्ग में कैसे होता है, देखो इसका निर्माण, ठीक है ना, उपसर्ग में इसका निर्माण देखो, इससे आप समझ जाओगे। अब मैंने लिखा अन्याय, अन्याय लिख दिया, ठीक है ना, अन्याय लिख दिया। अब इसमें से अगर मैं ये अ उपसर्ग हटा दूं, अ उपसर्ग हटा दूं तो हमारा क्या बचेगा, अ उपसर्ग हटा दिए तो आप सभी कहोगे सर अन्याय में से न्याय बच जाएगा। अब अन्याय का विलोम क्या होता है, न्याय होता है, आप सभी को पता है। इसमें बहुलता लिखा है, ठीक है ना, बहुलता लिखा है तो उपसर्ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चलती हैं चीज़ें। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। हमारा 13वां प्रश्न है, ठीक है ना, 13वां प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल कविता है। तो देखो ये है आपकी मुक्ति बोध की, ठीक है ना, ये कौन किसकी कविता है, ये है आपकी मुक्ति बोध की। ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिन्हें आप मुक्ति बोध के नाम से ही जानते हो, गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी कविता जो संग्रह है वो याद रखो, चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। और एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, मुझे याद रहा है इन्हें इन सब के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है ना। और कांट का कांट का सपना, कांट का सपना बिल्कुल ध्यान में रखना, ये तो कांट का सपना, ये तो पूछा गया है आपसे 3-4 बार पूछ लिया गया उत्तराखंड के एग्जाम में, कांट का सपना, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आगे। भाषा में लोकोक्ति वह मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है, सहजता के कारण, गतिशीलता के कारण, स्वाभाविकता के कारण, स्वाभाविकता के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो देखो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। ध्यान से पढ़ो तो आप सही आंसर लगाओगे, ठीक है ना। और इसको आप मेरे को, चलो इसी प्रश्न को आप मेरे को डिटेल में समझाओ, मुझे नहीं आ रहा है आपको समझाना, तो आप मुझे समझाओ आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और कमेंट करते रहा करो।
चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, भैया आपको रूढ़ शब्द बताने हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता है, अगर मैं कहूँ आपसे शब्द रचना की बात, ठीक है ना, अगर मैं शब्द रचना की बात करूँ तो आप क्या कहोगे? सर शब्द रचना में तो आपका आ जाएगा कि रूढ़ शब्द आ जाएगा आपका, ठीक है ना, और फिर क्या योग रूढ़ शब्द आ जाएगा आपका, योग रूढ़ शब्द आ जाएगा आपका, यौगिक शब्द आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो इसको अभी समझाता हूँ, पहले इसका आंसर देखते हैं। जो दूसरे शब्दों को जोड़ से नहीं बनते हैं, तो हमारा इसमें पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही पढ़ के आप पहला ही टिक मार दोगे, बिल्कुल सही, लो आ गए आपके नंबर, ठीक है। अब देखो शब्द रचना मैं आपको बता रहा था, तो इसको देखो पहले तो यहाँ पे दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आपका शब्द रचना, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना, अब देखो शब्द रचना रूढ़ शब्द आते हैं इसमें, ठीक ना, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द आते हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक ना। एक आता है फिर यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, इसको ध्यान में रखना। अब वाक्य, वाक्य को देखो, वाक्य को आप कैसे देखते हो? वाक्य को रचना के आधार पे सरल वाक्य, सरल वाक्य, और क्या संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है ना, कृत वाक्य, कर्म वाक्य, वाक्य वाच्य, भाववाच्य, भाववाक्य, कुछ भी कह लो, ठीक है। चल देखो समझ गए इतना। अब बात कर रहे हैं हमारी इन्हीं की बात आई है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे, इन रूढ़ की और योग रूढ़ की और यौगिक रूढ़ की। ओहो हट गया, चलो कोई बात नहीं, पहले देख लो रूढ़ शब्द देख लो। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये पहला ऑप्शन इसीलिए मैंने सही लगाया था, उसी को कहते हैं हम रूढ़ शब्द। अब मैं अगर आपको विभाजन करने को दूं कुर्सी का, भैया कुर्सी का विभाजन करो, करो, करोगे विभाजन? नहीं होगा ना इसका विभाजन। जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, पुस्तक का विभाजन करो, पुस्तक का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। घर का करो, घर का करो, घर हो गया, आंगन हो गया, कलम हो गया, इनका क्या है आपका? ये रूढ़ शब्द है जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है। विभाजन का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द, मुझे हिचकी आ रही है बार बार अभी। योग रूढ़ शब्द, ठीक है, तो देखो योग रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्द में से कोई तीसरा शब्द निकल जाता है, जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो फिर तीसरा कोई निकल जाता है, जैसे गजानन हो गया, ठीक है ना, गजानन। अब मुझे बताओ गजानन से कौन सा जो है हमारा तीसरा अर्थ देता है गजानन, ठीक है ना। गजानन से आप गणेश जी भी कह सकते हो, गजानन से आप हाथी भी कह सकते हो, मतलब आप बताओ, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दशानन, दशानन का मतलब, ठीक है ना, दशानन, दशानन भी आपका योग रूढ़ है। पंकज नाम होता है ना, पंकज मेरे एक खास मित्र का नाम है पंकज, ठीक है ना, तो देखो पंकज, ये भी क्या है आपका योग रूढ़ शब्द है, तो ये भी मुझे बताओ। आप देखो, आप देखते हैं यौगिक शब्द, इसके बाद बोला था ना मैंने रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तो यौगिक नहीं बताया तो यौगिक भी बता ही देते हैं, ठीक है ना। यौगिक शब्द देखो, जब दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ नहीं देते हैं तो वो क्या बन जाता है भैया? यौगिक शब्द, सीधी सी बात है। जैसे विद्यालय, विद्यालय कोई तीसरा अर्थ दे रहा है? विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय दे रहा है कोई? नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है भैया, प्रधानमंत्री। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? आप सभी को पता है, 56 इंच जिनका सीना है, ठीक है ना। और चिड़ियाघर, ठीक है ना, चिड़ियाघर, ठीक है ना, चिड़ियाघर, ठीक है ना, ये सभी क्या है? यौगिक शब्द हैं, ठीक है। चलो इनको अब ज़्यादा नहीं देखते हैं, इतना बहुत है, ठीक है ना। जो आपके वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हैं, उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, इस वाच्य ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। वाच्य जैसे सरल वाच्य, संयुक्त वाच्य, मिश्रित वाच्य, कृत वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सभी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आपका है उससे पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं, सारा भार किस पे पड़ रहा है भैया? इस पे। उससे अगर मैं इस पढ़ा को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? उससे नहीं जाता है, तो पढ़ा जो है सारा भार, तो ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है ना, भाववाच्य। देखो भाववाच्य में क्या होता है,
अगर आप सही से आंसर निकालना चाहोगे तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए, उससे पढ़ा नहीं जाता है। देखो, जब आपका कोई कथन दिया है जैसे इससे पढ़ा नहीं जाता है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये भाववाच्य होता है ना, इसमें क्या होता है, क्रिया पर सबसे ज़्यादा भाव पड़ता है। जिस कथन का भार क्रिया पर पड़े, और क्रिया ही कथन का मुख्य भूमिका निभाता है, समझ रहे हो ना। क्रिया ही जो है पूरे कथन की, क्रिया पूरे कथन की मुख्य भूमिका निभाता है भैया। अगर मैं इस पढ़े को हटा दूं तो भैया क्या हो जाएगा, कुछ बन रहा है, ये उससे नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है, कुछ भी बोल दोगे, ऐसा वाला हिसाब होगा ना। तो देखो, उससे पढ़ा नहीं जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, भाववाच्य क्या होता है, नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है, ये आप याद रख लो, ठीक है। तो भाववाच्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना, जिस कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन का मुख्य भूमिका निभा रही हो, समझ रहे हो ना, क्रिया ही कथन का मुख्य भूमिका निभा रही हो। चलो एक और उदाहरण देखो, मेरे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, ये भी क्या है, भाववाच्य है। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, ठीक है। अब चलो, अब पढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। आप सभी को पता है ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। देखो, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जहाँ से जब आप बोलते हो तो हल्की सी गर्म हवा निकलती है ना मुँह से, ऊष्मा टाइप की निकलती है, ऊष्म निकलती है, मतलब गर्म हवा, तो इसी को कह देते हो आप ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऐसे समझो इसे, जैसे ऊष्म व्यंजन होता है आपका शौ, शौ बोलो तो निकलेगी गर्म हवा, शौ। शौ बोलो, एक और बार शौ बोलो, फिर शौ बोलो एक और बार, फिर हौ बोलो। ये 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना, शौ 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 हौ, ठीक है। इतना ध्यान रखो, खुद बोल के ट्राई करो। तो अब ये 4 होते हैं, तो भैया देख लो, यहाँ पे शौ है, हौ है, ये मौ हमारा क्या, नहीं है, नहीं है लिखा है ना, तो ये भैया नहीं है, और यही हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया, शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया उद्गम के आधार पे, अगर मैं देखूं तो आपका होता है, ठीक है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो भैया 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 5 भागों में बांटा गया है। यही तो होते हैं तद्भव, ठीक है ना, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। अब मुझे बताओ कॉफ़ी शब्द क्या है, कॉफ़ी शब्द क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपको मैं ये तत्सम तद्भव तो इतना रटा चुका हूँ कि, ठीक है ना, क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। देखो, तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है भैया, शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध शब्द, ठीक है ना। और तद्भव का मतलब क्या होता है, अशुद्ध, ठीक है ना, अशुद्ध, अशुद्ध। क्या, अब मैं शुद्ध अशुद्ध लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इसका अभी मतलब बताता हूँ। तो देखो, शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है भैया, जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया अग्नि, अग्नि क्या है, एक शुद्ध शब्द है। अब अशुद्ध कैसे बना दोगे, अशुद्ध कह रहा हूँ, अशुद्ध, हाँ, अशुद्ध कैसे बना दोगे, अग्नि को तुम आग बोल देते हो, ठीक ना। अग्नि क्या है, एक शुद्ध शब्द है। अब मैं अग्नि को आग बोल दूँ तो ये क्या हो जाए, अग्नि, तत्सम है। तद्भव क्या होगा, आग होगा। अब हाथ है, अब हाथ क्या है तुम्हारा, हाथ है एक आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये किससे बना है, ये हस्त से बना है, और हस्त क्या है आपका, शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ऐसे समझ जाना। आम, आम देखा होगा आपने, आम सभी ने खाया होगा, ठीक है ना। आम, आम का शुद्ध शब्द क्या है, आम्र, ठीक है ना। वैसे ही आप क्या है इसमें शुद्ध शब्द, खंडग्रह, ठीक ना, खंडग्रह आप सीधा सा लगा दोगे, खंडग्रह इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी। तो देखो, तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका की रचना की थी वो की थी आपकी ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में की थी। इनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है ना। और इसमें जो रस था, आपसे कभी अगर रस पूछा जाए विनय पत्रिका में, तो ये शांत रस था। कौन सा रस था, शांत रस। अब इसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, ठीक है ना। अब देखो, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, ठीक ना, कवितावली, ये सब किसके साहित्यिक कार्य हैं, ये सब हैं तुलसीदास जी के, ठीक है ना। चलो यहीं पे अब हम करते हैं वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, और कमेंट तो करें ही करें, ठीक है ना। आपका फीडबैक मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस कराता है, ठीक है। चलो।